जो अडल्ट फिल्म्स देखकर उत्तेजित होकर क्राइम करता है, और दूसरा वो जो अपने पावर और पोस्ट का दुरुपयोग करके अपने से नीचे वालों को असॉल्ट करते हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हम किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन के नाम पर चिखम चिल्ली और तोड़ फोड़ से अलावा कुछ और एक्सपेक्ट नहीं करते। रेप को इससे डिफाइन नहीं किया जा सकता कि अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो रेप नहीं करेगा। हेलो दोस्तों, इनफ इज इनफ ये स्टेटमेंट है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज में हुए 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में। अब इस स्टेटमेंट के बाद देश के लोग अपनी राष्ट्रपति से ये पूछ रहे हैं कि जब बीजेपी शासित स्टेट्स में ऐसी घटनाएं हुई तब वो राष्ट्रपति के लिए इनफ नहीं था, या वो वेट कर रही थी कि जब अदर स्टेट्स में ऐसी घटनाएं होंगी तब वो इनफ इज इनफ बोलेंगी। मैं शान हाशमी आज के इस वीडियो में बताऊंगा कोलकाता रेप केस के पीछे की असली कहानी, और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ऐसी सिमिलर घटनाओं को देश में होने से हम कैसे रोक सकते हैं, बस एक सिंपल रूल से। 9 अगस्त को 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की लाश कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में मिलती है। उनकी बॉडी और फेस पर गहरे जख्म के निशान मिलते हैं, लेकिन कोलकाता पुलिस ट्रेनी डॉक्टर के फैमिली को इन्फॉर्म करती है और ये कहती है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है। पुलिस के इस क्लेम को हम आगे देखेंगे कि पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे ही इसे सुसाइड कैसे बता दिया। पुलिस के इन्हीं क्लेम से बहुत सारे सवाल उठते हैं सीएम ममता बनर्जी पर, और दूसरा सवाल उठता है संदीप घोष जो कि प्रिंसिपल था आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का। संदीप घोष पर पहले से ही बहुत सारे करप्शन के चार्जेस थे, फिर भी वो प्रिंसिपल बना रहा। और तीसरा सवाल उठता है संजय रॉय पर, जो मुख्य आरोपी है इस केस का। उस पर पहले से ही 3 पुलिस केसेस चल रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, और वो पहले ही 3 शादियां करके अपनी बीवियों को छोड़ चुका है। फिर ऐसे आदमी को हॉस्पिटल ने गार्ड की नौकरी क्यों दी? इन सब के बीच जब पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा था तब ममता बनर्जी भी एक प्रोटेस्ट कर रही थी। उनका प्रोटेस्ट अपने आप में ही एक मिस्ट्री थी कि वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। अगले ही दिन यानी 10 अगस्त को पुलिस इस केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय को अरेस्ट कर लेती है। संजय रॉय इस बात को कबूल करता है कि उसी ने रेप और मर्डर किया है। नेशनल लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा था और प्रोटेस्टर्स की डिमांड थी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट रिजाइन करें। ममता बनर्जी पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, इसलिए उन्होंने 11 अगस्त को प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट दोनों को दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया। ममता बनर्जी पर लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा कि आखिर इतने बड़े हादसे के बाद उन्होंने संदीप घोष पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। हालांकि 12 अगस्त को संदीप घोष ने अपनी पोस्ट से खुद ही रिजाइन कर दिया, लेकिन देश के सामने अभी भी कई सवाल है कि क्या किसी की जान जाने पर जो रिस्पॉन्सिबल है या जो अथॉरिटीज है उन्हें सिर्फ रिजाइन ही करना होगा या उन्हें सजा भी होगी। कोलकाता हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और 13 अगस्त को संदीप घोष को एक्सटेंडेड लीव पर भेज दिया। ममता बनर्जी पर पहले से ही प्रेशर था कि उनकी पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है और वो अक्यूज्ड को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को अपने अंडर ले लेती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग इंटेंशनली तोड़ फोड़ करके कुछ सबूतों को मिटाना चाहते हैं। 15 अगस्त को आईएमए ये अनाउंस करती है कि वो 17 अगस्त को 24 घंटे के लिए अपनी सर्विसेज बंद रखेंगी, लेकिन ये प्रोटेस्ट इंडेफिनिट टाइम के लिए बढ़ा दिया जाता है। देश के लगभग सारे ही सरकारी हॉस्पिटल्स बंद रहते हैं, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है। अब यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहिए सरकार से कि आज ये डॉक्टर के साथ हुआ है तो डॉक्टर की पूरी कम्युनिटी डॉक्टर के साथ खड़ी है, लेकिन उन गरीब बच्चियों का क्या जो डॉक्टर नहीं है या जो स्टूडेंट भी नहीं है, उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा या उनको इंसाफ कौन देगा? 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सो मोटो कॉग्निजेंस लेती है और कहती है कि हम इस केस को प्रायोरिटी बेसिस पे सुनेंगे। उधर सोशल मीडिया पर लोग अपना जजमेंट देने लगते हैं। किसी ने पोस्ट किया कि ये रेप नहीं गैंग रेप है, तो कोई कहता है कि विक्टिम के बॉडी से 150 mg सेमेन मिला है। इन सब मिसलीडिंग पोस्ट और आर्गुमेंट को लेकर लॉयर सुप्रीम कोर्ट में भी बहस करने लगते हैं, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया थिंग्स कहकर डिबंक कर दिया। आउटरीच होना चाहिए, लेकिन लोग सेलेक्टिवली आउटरीच दिखाते हैं। अगर विक्टिम अपर कास्ट से है या किसी स्कूल में पढ़ती है या किसी प्रोफेशन में है तो लोग ज़्यादा आउटरीच दिखाते हैं,
लेकिन वहीं अगर विक्टिम रिमोट इलाके से हो तो लोग ज्यादा आउटरीच नहीं दिखाते, ना ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। जब कोलकाता रेप विक्टिम के लिए लोग इंसाफ मांग रहे थे तो उसी दौरान महाराष्ट्र के एक स्कूल में एक क्लीनर ने छोटी बच्ची को अडल्ट फिल्म दिखाकर सेक्सुअली असॉल्ट किया। उत्तराखंड के एक मदरसे के मौलाना ने 5 से 9 साल की बच्चियों को जिनकी स्टोरी सुनाकर उन्हें कुछ अडल्ट फिल्म दिखाया और उन्हें धमकी दी कि अगर वो बच्चियां उसकी बात नहीं मानेंगी तो वो उन बच्चियों के पेरेंट्स को जिन से मरवा देगा। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे, पर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती। ऐसे केस को जब आप देखोगे तो सोचोगे कि विक्टिम को मदद के लिए एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार के पास जाना चाहिए, लेकिन क्या हो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। ऐसा ही कुछ हुआ राजस्थान की एक दलित लड़की के साथ। इनके साथ कुछ लोगों ने रेप किया और जब ये लड़की अपना स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड कराने के लिए गई तो मजिस्ट्रेट ने लड़की से कपड़े उतारने को कहा। याद होगा आपको कुलदीप सिंह सेनेगर, इसके खिलाफ कंप्लेंट लिखाने के लिए विक्टिम को सीएम योगी आदित्यनाथ के घर के सामने सुसाइड अटेम्प्ट करनी पड़ी थी। खुद योगी आदित्यनाथ के ऊपर मर्डर जैसे संगीन अपराध के केसेस दर्ज है, फिर भी वो सीएम है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर उनकी एक 35 साल की कोर्ट जूनियर असिस्टेंट ने यह एलिगेशन लगाया कि चीफ जस्टिस ने उन्हें हक किया है, उन्हें इनअप्रोप्रिएट तरीके से छुआ है। रेप को इससे डिफाइन नहीं किया जा सकता कि अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो रेप नहीं करेगा, या बिना पढ़े लिखे ही लोग रेप करते हैं। अगर आप इन सारे केसेस को देखो जो हमने डिस्कस किया है तो इनमें आपको 2 तरीके के पैटर्न देखने को मिलेंगे। एक वो असॉल्टर जो अडल्ट फिल्म्स देखकर उत्तेजित होकर क्राइम करता है, और दूसरा वो जो अपने पावर और पोस्ट का दुरुपयोग करके अपने से नीचे वालों को असॉल्ट करते हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हम किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन के नाम पर चिखम चिल्ली और तोड़ फोड़ से अलावा कुछ और एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर क्राइम बीजेपी रूल्ड स्टेट में हो तो न्यूज चैनल्स, प्रिंट मीडिया सब चुप हो जाते हैं, लेकिन वहीं अगर क्राइम किसी अदर स्टेट में हो तो बीजेपी के साथ साथ न्यूज, प्रिंट मीडिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक के बयान आ जाते हैं। अगर रूलिंग पार्टी बीजेपी को वाकई देश के बेटियों की फिक्र होती तो देश की महिला रेसलर्स को रोड पे उतर के प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ता ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए। अगर वाकई बीजेपी सरकार रेप के अगेंस्ट होती तो वो बिल्किस बानो के रेप कन्विक्ट्स को रिहा नहीं करती। अगर वाकई बीजेपी रेप क्राइम को लेके सीरियस होती तो जम्मू एंड कश्मीर के आसिफा के रेपिस्ट के फेवर में रैलियां नहीं निकालती। रेप के बाद रेप होते रहते हैं, उसकी वजह है रेपिस्ट को सपोर्ट करने वाली पार्टियां। सजा ना मिलना ही रेप को बढ़ावा देता है। अब आते हैं इस सवाल पर कि रेप करने वाले होते कौन है और ये बच कैसे जाते हैं। तो पहला सवाल कि रेप करने वाले होते कौन है। रेप करने वाला कोई भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अक्यूज्ड पढ़ा लिखा है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बाबा आश्रमों में और मौलवी मदरसों में ऐसे हीनियस क्राइम नहीं कर रहे होते। तो अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि ये बच कैसे जाते हैं। तो अभी आपने कोलकाता रेप केस में देखा होगा कि कैसे ममता बनर्जी की पुलिस ने एविडेंस को मिटाने की कोशिश की। ब्रिजभूषण के केस में बीजेपी ने उसे बचाने की कोशिश की। बाबा राम रहीम जो रेप केस में कॉन्विक्ट है और वो जेल में सजा काट रहा है, उसे हरियाणा की बीजेपी सरकार बार बार पैरोल पे छोड़ देती है। ऐसे ही कभी किसी पार्टी के करीबी होने से या फिर अपर कास्ट से होने से सरकारें रेपिस्टों के सामने अपने घुटने टेक देती। अब आते हैं सलूशन पर। रेप केसेस को रोकने के लिए कुछ ही तरीके हैं जो दुनिया के बाकी देशों ने अपनाया है। कोई भी जो रेप का कॉन्विक्ट हो उसे 7 दिन के अंदर फांसी दे देनी चाहिए, फिर चाहे वो नेता हो, मौलवी हो, अपर कास्ट का हो या फिर बाबा हो। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरबिया में रेप केसेस 0.3% है और यूएई में 0%। उसकी वजह है वहाँ का जस्टिस सिस्टम जो 7 दिनों के अंदर फैसला सुनाकर सजा दे देता है। ऐसा ही कुछ रूल इंडिया में होना चाहिए जिससे कि लोगों को एक मैसेज जाए कि अगर रेप किया तो उसके बाद लाइफ सिर्फ 7 दिनों की होगी। और दूसरा सोल्यूशन ये है कि हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम के सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी की धाराएं छोटे छोटे सेंटेंसेस में पढ़ानी चाहिए, ताकि बच्चों को बचपन से ही पता हो कि अगर मैं ये क्राइम करूंगा तो मुझे सजा ये मिलेगी। लेकिन हमारे देश में जब क्राइम हो जाता है तब उसे बताया जाता है कि अब सजा ये मिलेगी। लेकिन अगर पहले से ही पता हो कि चोरी करने की सजा हाथ कटना है तो इंसान चोरी ही क्यों करेगा। इस वीडियो के थ्रू मैं सबसे अपील करता हूँ
कि स्कूल के भरोसे ना रहे, अपने बच्चों को बचपन से ही क्राइम के बारे में अवेयर कराएं। अगर आपको ये वीडियो वर्थ इट लगी तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।